नमस्कार दोस्तों, साइंस बाय अभिषेक फुलवारिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। फाइल कैसे अपने को तैयार करनी है, एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से उसकी सुरक्षा करनी है, सब कुछ बात करेंगे। वाइवा के बारे में बात करेंगे। वाइवा में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि लगभग पूछे जाते हैं, कॉमन प्रश्न, फिक्स क्वेश्चन जो कि लगभग हर एग्जामिनर पूछता है। क्योंकि दोस्तों मैंने भी 11th की है, 12th की है, बीएससी की है, अभी भी पढ़ रहा हूँ। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग एक दूसरे को पूछे जाते हैं और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फाइल के बारे में बात करेंगे, एग्जाम के कॉपी के बारे में बात करेंगे, वाइवा के बारे में बात करेंगे, अन्य भी काफ़ी सारी बात इसमें अपन करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों फर्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है दोस्तों, इन सब के बारे में अपन थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं तो अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको 50 मार्क्स वो एग्जामिनर दे रहा था, लेकिन आपने ये सब काम अप टू डेट किया ना दोस्तों, इसमें थोड़ी सी मेहनत की है तो वो मार्क्स आपके 65 तक चले जाते हैं। हालांकि प्रैक्टिकल वाइवा बीएससी की यदि बात करें तो 75 नंबर का होता है और टोटल में से लगभग जो है सबको 50 से ऊपर नंबर दिए जाते हैं, भले वो कैसा भी लिखे, लगभग 50 से ऊपर दिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें ये सब ऐड करते हो ना दोस्तों, मैं जो आपको बताऊंगा तो उसमें आपके लगभग नंबर जो है वो 60 यानी कि 65 प्लस चले जाएंगे। 65 प्लस नंबर आपको 101% मिलेंगे। मेरे खुद के 75 में से 73 74 यानी कि लगभग 70 से ऊपर नंबर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने ये सब अपनाया है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे लगभग 73 से ऊपर नंबर है। और यदि बात करें 11th 12th की, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 25 से ऊपर आप आसानी से ला सकते हो अगर ये सब आप कंप्लीट करते हो तो। ठीक है, और लगभग 30 में से 28-29 नंबर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में, प्राइवेट में तो वैसे भी मिल जाते हैं, वो आप सभी को पता है, आप पीछे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। ये अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइल के बारे में देखेंगे, एग्जाम में कॉपी कैसे भरनी है और वाइवा। ठीक है, सभी देखते हैं। फर्स्ट आपको देखते हैं अपन फाइल। सबसे पहले तो है फाइल कैसी होनी चाहिए, काम आपका पूरा होना चाहिए। फाइल में पहली चीज है काम पूरा। ठीक है, और नहीं भी है तो भी ये काम चलता है। लगभग आपको क्या है, फाइल इतना टीचर जोर नहीं देता है, क्योंकि इतनी सारी फाइलें होती है। अब वो किस किस की एक एक फाइल पूरी चेक करे, वो दब फाइल चेक करने में लगा होता है, धड़ाधड़ चेक कर देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को ध्यान रखना, अपना काम जो है वो पूरा करके रखना है। दूसरी चीज, अगर आप एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल वाइवा एग्जाम देने जा रहे हो, प्रैक्टिकल देने जा रहे हो और आपकी फाइल पे कवर नहीं है, तो जब आपका वाइवा होता है ना, तो आपकी एक साइड आपकी फाइल रखी जाती है। ये मान लो टीचर बैठा है, ठीक है, ये टीचर बैठा है और एक साइड आपकी फाइल रखेगा वो, दूसरी साइड आपकी एग्जाम की जो प्रैक्टिकल की कॉपी है वो रखेगा, तीसरी साइड आपको खुद को बिठाएगा। ठीक है, तीसरी साइड आपको बिठाएगा। तो अभी अगर आपकी फाइल पे कवर वगैरह नहीं है, एकदम गंदी फाइल धूल भरी है, तो वो आपके नंबर माइनस करने का चांस रहता है। मतलब वो नोट करता है कि आपने इतनी मेहनत से, ईमानदारी से काम नहीं किया है। तो फर्स्ट चीज है आपको कवर लगाना, एकदम वाइट कवर। गत्ता जो आता है, पुट्ठा आता है ना, एकदम बढ़िया कागज का वाइट, फाइल वाला भी ले सकते हो आप, कोई भी कागज लेके बढ़िया एकदम कंप्लीट फाइल को ढक दे वाइट कलर से, ताकि अगर आपकी फाइल इतने दिन गंदी भी हुई हो तो वो एकदम क्लीन दिखे और नीट एंड क्लीन। तो फाइल ये जैसे कि आपने उस पर पुट्ठा चढ़ा दिया, उस पर आपका सबसे पहले तो नाम लिख दीजिए, बाद में रोल नंबर लिख दीजिए, बाद में क्लास लिख दीजिए। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। और सबसे ऊपर अपनी कॉलेज का नाम लिख दीजिए। जैसे लिख दिया पीजी कॉलेज बाड़मेर। ठीक है, क्या लिख दिया, पीजी कॉलेज BARMER बाड़मेर लिख दिया, फिर नाम लिख दिया, रोल नंबर लिख दिया और आपने अपनी क्लास भी लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथ में, ये इतना आपको 3 ये तो कंपलसरी है। बाकी कुछ और इंफॉर्मेशन अगर आप लिखना चाहो सेक्शन वगैरह तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया कवर की बात। नेक्स्ट बात करते हैं वेल इंडेक्सिंग। ये दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इंडेक्स मैनेज करना आना चाहिए। फाइल में इंडेक्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि ये फाइल का इंडेक्स वाला पेज है, तो इसमें दोस्तों आप बढ़िया तरीके से इंडेक्स बनाओ। जैसे कि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में एक तो अनुमापन देते हैं, एक गुणात्मक विश्लेषण देते हैं, एक दो कोई वो पृष्ठ तनाव, श्यानता वगैरह ऐसे प्रैक्टिकल भी होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दिया है फाइल में जिस प्रकार से किया हुआ है उसी प्रकार से आपको इंडेक्स बनाना है। जैसे फाइल में सबसे पहले अनुमापन के प्रैक्टिकल है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए अनुमापन। क्या लिख दिया, अनुमापन लिख दिया, अनुमापन लिख दिया। ये हो गई हेडिंग, एक लाइन में हेडिंग लगा दी। नेक्स्ट लाइन से अनुमापन के कितने प्रयोग है नंबर लगा के उनके उद्देश्य लिखते जाए। क्या करना है, उनके उद्देश्य यहाँ पर लिख दे। ये आपको इस प्रकार से क्या करना है,
इंडेक्स बनाना है। अब अनुमापन के सारे उद्देश्य हो गए, तो बाद में नेक्स्ट अपने को स्टार्ट करना है अनुमापन की जगह हेडिंग चेंज करनी, नीचे उसमें हेडिंग लगानी, जैसे कि गुणात्मक विश्लेषण। क्या लगा दिया यहाँ पर, गुणात्मक विश्लेषण लिख दिया। और वही कितने प्रैक्टिकल है, लाइन बाई 1 नंबर लगाया। पहला प्रैक्टिकल है जैसे कि गुणात्मक विश्लेषण में दिए गए अकार्बनिक विलयन में या मिश्रण में 5 क्षारीय तथा अम्लीय मूलकों की पहचान करना, तो ये लिख दिया। अब सभी का उद्देश्य अगर सेम है तो आप कुछ नहीं कीजिए, ऐसे लिख दीजिए दिए गए अकार्बनिक विलयन या मिश्रण में 5 भास्मीय तथा अम्लीय मूलकों की पहचान करना। बाद में लिख दे प्रयोग फर्स्ट, प्रयोग सेकंड, प्रयोग थर्ड और प्रयोग 4, लाइन बाय लाइन ऐसे लिख दे, क्योंकि सबका उद्देश्य सेम था। ये आप अपने अनुसार जैसे सेट बैठे बना सकते हैं, लेकिन इंडेक्स भरना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एंट्रीज एंड इंफॉर्मेशन। एंट्री और इंफॉर्मेशन कैसे, जब आप फाइल का गत्ता हटाते हो, जैसे कि ये फाइल है, इसका पहला जो गत्ता होता है ऊपर वाला, उसको हटाते हो तो जो पेज खुलता है वो पेज एकदम अप टू डेट भरा होना चाहिए, ठीक है। ये जैसे कि फाइल है, 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको बता देता हूँ फाइल का पेज कैसे भरना है। तो ये देखिए दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से ये सर्टिफिकेट वाला जो पेज खुलता है फाइल खोलने पर, उसको कुछ इस प्रकार से भरना है। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, क्लास एकदम अच्छे से लिख देनी है, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर 11 12 जो भी आपकी क्लास है, सेक्शन आप लिख सकते हो मैथ्स या बायो, ठीक है। अब एग्जाम में रोल नंबर यदि आपके आ चुके हैं तो आप यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिए, ठीक है। बाद में इंस्टीट्यूशन यानी कि जो आपकी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि कॉलेज हो सकती है या स्कूल भी हो सकती है। तो जैसे कि ये पीजी कॉलेज बाड़मेर की फाइल है मेरे भाई की, तो मैंने लिख दिया पीजी कॉलेज बाड़मेर राजस्थान, ठीक है। अगर कोई स्कूल है जैसे कि गांधी चौक बाड़मेर, ठीक है, गांधी चौक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी चौक बाड़मेर, ये आप यहाँ पर स्कूल का नाम लिख सकते हो। बाद में ये सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री की, बॉटनी है तो बॉटनी, जूलॉजी है जूलॉजी, फिजिक्स है तो फिजिक्स, जो भी हो वो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। बाद में प्रैक्टिकल आपको टोटल कितने करवाए हैं वो, और आपने कितने किए वो, तो दोनों बराबर है। आपको 15 करवाए, आपने 15 किए, सब्जेक्ट वही केमिस्ट्री रहेगा। ये आपका फर्स्ट पेज इस प्रकार से पूरा भरा होना चाहिए, आपको खाली लेके नहीं जाना। अगर आप खाली रखते हो एग्जाम में तो एग्जामिनर के सामने आपकी एक अलग इमेज बनती है, और भरा है तो आपकी अच्छी इमेज बनती है, ठीक है। इंडेक्सिंग कैसे करनी है वो भी आप एक बार देख लीजिए। थोड़ा ये दोस्तों आपको टाइम वेस्ट लग रहा होगा, लेकिन आपने पूरे साल वैसे भी कुछ नहीं किया है, तो 1 घंटा इसमें बर्बाद करने से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। आप वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत सारा फायदा होगा, ठीक है। अब इंडेक्स कैसे भरता है, तो दोस्तों ध्यान रखना है इंडेक्स में, जैसे कि ये लिखा है कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। अब ये फर्स्ट ईयर की फाइल है, इसमें कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन नाम से एक टॉपिक है, उस पर प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग लिख दी, मेन हेडिंग। सबसे पहले क्या लिखनी है, मेन हेडिंग। जैसे 11 12 में आप पढ़ रहे हो अनुमापन 4-5 प्रैक्टिकल स्टार्ट में किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अनुमापन। क्या लिख दोगे, अनुमापन। बाद में आपको लिखना है उद्देश्य। अनुमापन में कितने प्रैक्टिकल है, जैसे कि 4 प्रैक्टिकल है, तो चारों के उद्देश्य आप लाइन बाय लाइन लिख दो, और पेज नंबर यहाँ पे आपको लिखने हैं। पेज नंबर आपको क्या करना है, लिखने हैं। जैसे कि समावयवता का जो ये टॉपिक है, प्रैक्टिकल है पहला वाला, ये 1 नंबर पेज से लेकर 4 नंबर पेज तक चल रहा है, तो इसने लिख दिया है कि 1 से 4 तक समावयवता है। फिर प्रकाशिक समावयवों का आर्य सभी विन्यास जो है वो 4 से 5 पेज तक है। तो इस प्रकार से आप पेज नंबर लिख सकते हो। अगर आपको सर ने डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखाइए स्कूल में, यानी कि डेट लिखाइए आपको प्रैक्टिकल कब किया है आपने, तो वो भी आप भर सकते हो डेट। इसने डेट नहीं भरी है, हो सकता नहीं भरना, कुछ नहीं, लेकिन आप अगर भरोगे तो अच्छा ही लगेगा। अगर आप टीचर मना करते हैं तो नहीं भरनी है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इंडेक्सिंग करनी है। ऊपर मेन हेडिंग, बाद में जितने प्रैक्टिकल उस हेडिंग के अंतर्गत है वो आप लिख दीजिए उद्देश्य उनके, ठीक है, और सामने पेज नंबर। बाद में जैसे कि ये हेडिंग चेंज हो गई है, अब पहले इसकी हेडिंग थी ये कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन, अभी इसकी हेडिंग चेंज हुई है कि अकार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण जिसमें क्या होता है, गुणों के आधार पर मूलकों को अलग अलग किया जाता है, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो ये अकार्बनिक रसायन क्या है, अकार्बनिक रसायन में गुणात्मक विश्लेषण। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से लिखा है, दिए गए अकार्बनिक लवण के गुणात्मक विश्लेषण द्वारा 5 अम्लीय तथा क्षारीय मूलकों की पहचान करना। अब मेरे को पता है कि सभी का उद्देश्य सेम है इस हेडिंग में, तो मैं बार बार यही उद्देश्य क्यों छापूं। मैंने एक बार उद्देश्य लिख दिया,
बाद में क्या किया, इसके अंतर्गत जैसे कि अपने 5 प्रयोग है तो 5 प्रयोग लाइन बाय लिख दिए, प्रयोग 7, प्रयोग 8, प्रयोग 9, प्रयोग 10 और प्रयोग 11। तो जो भी इनके नाम थे वो मैंने लिख दिए, ठीक है। बाद में इसमें जो जो धनायन ऋणायन है वो इसमें पास में सामने लिख दिए और सामने लिख दिया पेज नंबर। इस प्रकार से कुछ इंडेक्सिंग आप कर सकते हो और पेज बचा सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको एक एक्स्ट्रा पेज नहीं लगाना पड़ेगा। ये देखिए, ये बाद में लिख दिया है आयतनात्मक विश्लेषण, मतलब मेन हेडिंग लिखनी है, ऊपर नीचे आप लिख सकते हो मतलब उद्देश्य वगैरह जो भी उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि फिजिकल रसायन के भी प्रयोग होते ही हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के द्रव की श्यानता ज्ञात करना, ये श्यानता, पृष्ठ तनाव, ये सभी विस्कासिता, ये आप आसानी से इस प्रकार से इंडेक्सिंग करोगे तो अच्छी लगेगी फाइल, ठीक है। अब इंडेक्सिंग की बात हो गई। बाद में एक और पेज आता है जो कि आप खाली ही रखते हो। फर्स्ट पेज हमेशा फाइल का खाली रखना होता है, तो उस पेज में भी आप खाली रखने की बजाय कुछ इस तरह से लिख सकते हो जिससे आपकी फाइल अच्छी लगे, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा है पीजी कॉलेज बाड़मेर राजस्थान, नेम लिख दिया विजय सनू सालूरा, मेरे भाई का नाम है। नेक्स्ट है क्लास जो है दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी मैथ्स, तो बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स लिख दिया। अगर आपके बायो है तो बायो लिख सकते हो। आपका सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल है तो केमिस्ट्री लिखो, बायो है तो बायो लिखो, बॉटनी है तो बॉटनी लिखो, जूलॉजी है तो जूलॉजी लिखो, फिजिक्स है तो फिजिक्स लिखो, ठीक है। और रोल नंबर अभी उनके आए नहीं है इसलिए यहाँ पर रोल नंबर का कॉलम खाली छोड़ा है मैंने। तो ये आप कुछ इस प्रकार से करोगे तो आपकी फाइल एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी, आकर्षित करेगी नंबर देने के लिए। इससे आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों बहुत फर्क पड़ता है और 101% पड़ता है। मेरे सभी दोस्तों के जो नंबर है दोस्तों लगभग 65-60 के आसपास है, जबकि मेरे प्रैक्टिकल में 70 लगभग नंबर आते हैं 75 में से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये छोटे मोटे काम से भी काफ़ी फर्क पड़ता है, ठीक है। भाषण थोड़ा आपको लग रहा होगा लेकिन ध्यान रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, एक एक चीज़ का आपको सॉल्यूशन मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है। तो ये हमने देखा, सबसे पहले फाइल इंडेक्सिंग हो गई, एंट्रीज इंफॉर्मेशन, कवर बढ़िया लगाना है, एकदम क्लीन, फाइल एकदम साफ दिखनी चाहिए, मेली नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है। ये हो गई प्रैक्टिकल फाइल के बारे में अपनी रामायण, ठीक है। नेक्स्ट अपन चाहते हैं एग्जाम कॉपी का कैसे ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। अगर आप एग्जाम की कॉपी भिगो देते हो तो आप सोचिए एग्जामिनर के सामने आप कैसा मुंह लेकर जाओगे। तो एक बार सोचिए, पहली चीज है एग्जाम कॉपी जो है उसको खाली नहीं छोड़ना है भाई। क्या करना है, खाली बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भले पड़ोसी का देखो, किसी करो, कैसे करो, कॉपी में कुछ ना कुछ लिखा होगा तो आपको नंबर वो देगा। जैसे कि आपने एग्जामिनर को कॉपी पकड़ाई, एग्जामिनर आया वाइवा पूछने के लिए, आपको आपकी कॉपी उसने देखी, सब खाली लाइनें पड़ी है, एक भी अक्षर नहीं लिखा, तो वो नंबर किस पे चढ़ाएगा, हाथ पे तो देने से रहा। इसलिए कुछ न कुछ लिखना जरूरी है। अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं मेरे को कुछ आता नहीं है, पड़ोसी के प्रैक्टिकल दूसरा दिया हुआ है तो मैं उसका क्यों देखूं। अरे भाई तेरी कॉपी खाली रह रही है रामलाल, तू उसका देख और छाप। पड़ोसी को कॉपी अपने तरफ झुकी हुई हो तो उसका फायदा उठा लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर खाली कॉपी छोड़े उससे अच्छा तो पड़ोसी का देख के ही लिख ले। कुछ न कुछ आपको लिखना है, ये मेरी राय है। आपको कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ नंबर चाहिए तो कुछ लिखना है, ओके। क्योंकि काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, 100% तो नहीं छोड़ते। सबको पता है प्रैक्टिकल में कॉपी भरनी है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत डरते हैं और नकल वगैरह भी नहीं करते हैं, ना ही पढ़ के जाते हैं, ठीक है। उनके लिए चीज़ थी ये। नेक्स्ट, जो होशियार लोग हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना भैया, काट छाट बिल्कुल भी नहीं करनी है। कॉपी में काट छाट नहीं करनी है। कॉपी एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम साफ, ठीक है। और हो सके तो राइटिंग अच्छी लिखे, लेकिन राइटिंग अच्छी लिखने के चक्कर में टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। जैसी हो आप वैसी ही लिखें, लेकिन काट छाट ना करें। कॉपी साफ सुथरी रखें और कॉपी को खराब होने से जरूर बचाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना, कॉपी को खराब होने से क्या करना है, बचाना है। क्योंकि वहाँ पर आप प्रैक्टिकल करते हो, आग भी लगानी पड़ती है, विलियन भी लेना पड़ता है, पानी भी यूज करना पड़ता है। कॉपी अगर गीली हो गई, खराब हो गई तो दोस्तों आपके नंबर कटेंगे और बाकायदा कटेंगे। क्योंकि ये आपकी सावधानी बरतने की एक मतलब कमी है। आपको सावधानी बरतनी चाहिए, प्रैक्टिकल के समय सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो कॉपी को ध्यान रखें, खराब ना होने दें। नेक्स्ट है क्रम और ऑर्डर का पालन करें, इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एग्जाम की कॉपी है उसमें आपको सर ने दिया है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 आपको लिखना है अनुमापन, प्रैक्टिकल नंबर 2 पे लिखना है गुणात्मक विश्लेषण। ये जो लाइन बाय लाइन आपको दिया है आपको उसी तरीके से लिखना है। टीचर ने बोला पहले अनुमापन करना, बाद में गुणात्मक विश्लेषण करना। आप पहले गुणात्मक विश्लेषण कर रहे हो, बाद में अनुमापन कर रहे हो, तो ये आप टीचर की बात न मानोगे तो आपको नुकसान होगा और आपको इसकी हानि भुगतनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्रम का पालन अपने को
ये क्रम जो है वो इस प्रकार से था दोस्तों। एक और मैं आपको बता दूं इसमें, जैसे कि आपको दिया गया, आप सभी को पता है, पहले उद्देश्य, फिर उपकरण, फिर सामग्री। तो इस क्रम को भी नहीं तोड़ना है। जैसे आपने गणना पहले लिख दी, प्रेक्षण सारणी आप बाद में बना रहे हो, तो भी ये आपका क्रम बिगड़ रहा है दोस्तों। इस क्रम को आपको बिगाड़ना नहीं है, क्रम जैसा होता है उसी प्रकार से करना है, ठीक है। जैसे कि ऑर्डर का पालन करना जरूरी है। सबसे पहले उद्देश्य लिखें, फिर उपकरण लिखें, सामग्री लिखें, फिर सिद्धांत लिखें, फिर प्रेक्षण सारणी लिखें और बाद में गणना करें। क्योंकि प्रेक्षण सारणी के बिना आप गणना कैसे करोगे, तो इस क्रम का भी पालन जरूर करें और एंड में आपको परिणाम लिखना है, ठीक है। तो इस क्रम को भी एक बार फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट है सेल्फ, अपने आप में क्या करना है वो भी बहुत ही जरूरी है। बी ए स्टूडेंट, ठीक है, कम से कम स्टूडेंट बनकर जाएं। वहाँ पर बाल एकदम छतरी की तरह खड़े नहीं होने चाहिए। बाकी जो स्टूडेंट एकदम स्टूडेंट की तरह ही रहें, अपने आप को वहाँ पर देवता ना समझें और भूमिया जी बनकर तो बिल्कुल ना जाएं, ठीक है। स्टूडेंट बनकर ही जाएं, ओके। इतना ध्यान रखना, जितना हो सके कम बोलें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप प्रैक्टिकल फाइल में बात करते हुए पाए जाते हो, प्रैक्टिकल का टाइम अगर आप बात करते हुए पाए जाते हो, तो आपके नंबर कटने की संभावना ज़्यादा रहती है। नंबर कटने की संभावना यही है कि आपको इतने तो क्या काटेगा वो, 75 का प्रैक्टिकल है ना, तो वो आपको 50 नंबर पकड़ा देगा और आपके बहुत घाटा हो जाएगा यदि 65 नंबर आपके आ रहे होते हैं तो, ठीक है। सिर्फ बात करने की वजह से वो एक एक चीज़ नोटिस करते हैं टीचर, ध्यान रखना। 50 नंबर कम पड़ते हैं, 75 में से 25 नंबर होते हैं सीधे के सीधे, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो जितना हो सके कम बोले, बोलना नहीं है, लिखने में ध्यान दे भाई। अगर पड़ोसी की कॉपी आपकी तरफ झुकी हुई है तो लिख कर फायदा उठा लें, लेकिन बोले कुछ नहीं, ठीक है। बोलना नहीं है अपने को बात कम करनी है, आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप टीचर की नज़रों में चढ़ गए तो आपका वो घाटा कर सकता है, एक झटके में आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और होता भी काफ़ी सारे स्टूडेंट के बाद वो देवता बनकर आते हैं, वहाँ पर टीचर के सामने बेसबाजी भी करते हैं, कुछ नकल वगैरह लेके आते हैं, एकदम बड़े बड़े पर्चे जेब में डालकर। फिर टीचर पकड़ लेता है उसको, वो बोलता है पर्ची देना, मैं नहीं दूंगा, सीधा मुंह में गिट लेता है। अब उसको पता नहीं है क्या कि टीचर को पता चल चुका है, तो कम से कम पर्ची ले जाएं। पकड़े जाने पर सीधा सर से माफ़ी मांग ले, इसी में ही आपकी भलाई है, ठीक है। आपके नंबर बढ़िया चलेंगे। और अगर आप उसके सामने दादागिरी करने लगते हो, बदतमीजी करते हो, तो आपके नंबर कम होंगे और माइनस में ही जाएंगे। ध्यान रखना, नकल ले जानी नहीं है पहली बात तो, और गलती से भी लेके जाओ तो हाँ कर जाना, वहाँ पर कम से कम कबूल कर लेना, ठीक है। तो आपके नंबर अच्छे ही चढ़ाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट चीज़, कॉपी का ध्यान रखें। अगर आप मान लो कोई विलेन वगैरह नहीं गिरा रहे हो, कॉपी कर केमिकल नहीं गिर रहा है आपकी वजह से, कॉपी आपकी वजह से ख़राब नहीं हो रही है, लेकिन आप मान लो पानी लेने गए, पीछे से कॉपी किसी ने खराब कर दी, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। इस एक किसी को कहकर जाएं कि मेरी कॉपी का ध्यान रखना। कॉपी बहुत बहुत ज़रूरी है, गीली नहीं होनी चाहिए, केमिकल नहीं गिरना चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, कुछ भी खराब नहीं होनी चाहिए कॉपी पे, ठीक है। और अपनी सीट छोड़कर कहीं नहीं जाएं। आप अगर अपनी सीट छोड़कर दूसरों की भले हेल्प करने जाओ या दूसरे आपके पास हेल्प करने आए, दोनों में ही आपका नुकसान हो सकता है। तो अपनी सीट पर ही बैठे रहें, अपनी जगह पर ही बैठे रहें, दूसरी जगह न जाएं। केवल विलियन वगैरह लेने के लिए आपको जाना पड़े, वो भी सर कहे तो, ठीक है। नेक्स्ट बात है, ये सभी हो गई, आपको खुद को ध्यान रखनी है इन चीज़ों का तो, और टीचर के सामने अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, वरना आपका घाटा हो सकता है। अभी आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़, वाइवा, जिसकी आपको बेसब्री से इंतजार था, ठीक है। तो वाइवा में सबसे पहले तो प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस ही काम आता है वाइवा में, ठीक है। अगर वहाँ पे आप अटक जाते हो तो भी प्रॉब्लम है। अगर आप नर्वस हो जाते हो, मेरे को कुछ नहीं आएगा, अब मैं क्या करूँगा, सर कैसे आप क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। वाइवा अच्छी चीज़ है, इसमें फ़ायदा भी होता है काफ़ी लोगों को, ठीक है, क्योंकि 2-3% बताने से उसको 25 नंबर मिल जाते हैं। आजकल 25 नंबर का वाइवा हो रहा है, पहले 10 नंबर का वाइवा होता था, 11-12 में 5-5 नंबर का भी तो होता था, तो उसमें भी तो लोग मेहनत करते थे। आजकल 25 नंबर का वाइवा है और वही 5% बता के आदमी फ्री हो जाता है। तो इसमें तो, और वो 20 नंबर तो देता ही है लगभग, 20 नहीं तो 15 नंबर तो लगभग सबको देता है 25 में से। तो आप सोचो कितना फ़ायदा हो रहा है, 5-6% बताना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रैक्टिकल फाइल, तो कम से कम बुक का एक चैप्टर पढ़ कर जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ध्यान रखना है, वाइवा में कम से कम आपको या तो प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के जानी है या फिर किताब का एक पार्ट पढ़ के जाना है। क्योंकि अगर आप वहाँ गए, एंट्री ली एकदम डॉन की तरह, सर ने पूछा क्या पढ़ कर आए हो, सीधी दाल कट्टी, अब वहाँ पे करना क्या, वो अपने को पूछ रहा है क्या पढ़ कर आए हो, और अपन बोलेंगे नहीं कुछ नहीं पढ़ गया, तो भाई नुकसान होना ही है, सीधी सी बात, वो नंबर कहाँ पे देगा।
वो आपके लिए एकदम प्लस पॉइंट होना चाहिए। अगर वो आपको पूछे कि आप पढ़ कर आए हो तो उसका आपको फायदा उठाना है, कम से कम एक पार्ट पढ़ के जाना है अच्छे से, या फिर प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के जानी है। और मैं हमेशा इसमें प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के जाता था, सारे प्रैक्टिकल एकदम घोट के। अब वो पूछ रहा है क्या पढ़ कर आए हो, सर प्रैक्टिकल फाइल पढ़ के आए। वो कह पूछू फाइल से, पूछ लो, सारे सूत्र अपने को याद होने चाहिए, सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए फाइल की, ठीक है। धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो मैं आगे आपको वीडियो में प्रदान करूंगा, ठीक है। तो वो भी आप वीडियो में आपको लगभग काफ़ी कुछ मिल जाएगा इसमें। तो जो जो वो पूछ सकता है उसकी लिमिट अपने को फाइल पढ़ने के जानी है अच्छे से, ठीक है, या फिर एक पार्ट तैयार करके जाना है। ये कब काम आएगा, जब टीचर बोले आप क्या पढ़ के आए, तो उसको बताने के लिए कि मैं भाई ये पार्ट पढ़ के आया हूँ, आप इससे मेरे को पूछ सकते हो। तो बाद में वो अच्छे पर्सन भी पूछेगा और आपको भी फायदा होगा। आप जो पढ़ कर गए वही आपको पूछा गया, वरना इतना बड़ा सिलेबस वह कहीं से भी कुछ भी पूछ ले और आपको नहीं आए तो फिर आप मतलब मन में फील तो होता ही है कि यार क्या पूछा पता ही नहीं, कहाँ से पर्सन पूछ लिए, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कुछ पढ़ कर जाओगे, ठीक है, न कि पर्ची बनाकर। तो प्रैक्टिकल फाइल या एक चैप्टर जरूर पढ़ के जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ वाइवा के देने के लिए जाएं। दूसरों, पड़ोसी को न देखें। काफ़ी बार होता है वाइवा में 2-3 लोगों का साथ साथ वाइवा लिया जाता है। ये टीचर बैठा है इधर वाइवा लेने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे जो बैठा है स्टूडेंट, ये 1 2 3 जमूरे बैठे हैं, ठीक है, क्या करना है, प्रैक्टिकल देने के लिए। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। वो पूछ रहा है पर्सन, एग्जामिनर फटाफट पर्सन पूछ रहा है, ये तीनों की तरफ, ये इसको दिख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको दिख रहा है, तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। तो कुछ नहीं होना है, कम से कम जो आता है वो बताएं, गलत सही थोड़ा थोड़ा बताने की प्रैक्टिस करें। ऐसा जताएं कि आप पढ़ कर आए हो। अगर आप भले पढ़ कर नहीं गए हो, लेकिन ऐसा जताना जरूरी है कि मैं पढ़ कर आया हूँ, ठीक है। सर ये पढ़ा तो था लेकिन अभी याद नहीं है, कंफर्म नहीं हूँ, ये सर इसका शायद ये हो सकता है, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ उसको लगना चाहिए सामने वाले को, हाँ ये लड़का पढ़ने वाला है या पढ़कर आया है, ठीक है। तो ऐसा जताएं कि हम पढ़कर गए हैं, ठीक है, भले पढ़कर नहीं गए क्या होता है, काफ़ी लोग नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज़, वाइवा 2 प्रकार से हो सकता है। पहली चीज़ तो कि एग्जामिनर आपके पास आए, दूसरा आप एग्जामिनर के पास जाएं। कब होता है ऐसा, जैसे कि आप अपनी सीट पर सभी लाइन बाय लाइन प्रैक्टिकल करने के लिए खड़े हो, ठीक है, सभी जमूरे खड़े हैं प्रैक्टिकल करने के लिए। अब ये प्रैक्टिकल करने के लिए खड़े हैं, यहाँ से घूमता हुआ यहाँ से एग्जामिनर ने एंट्री ली, ये एग्जामिनर आया, लो जी अपने वाइवा के टाइम हो गया है, मैं तो प्रश्न पूछूंगा। तो पहले स्टूडेंट को मान लो नुकसान हो सकता है कि उसके पास टीचर अचानक से आ गया, ठीक है, लेकिन बाकी सबको तो पता है अभी टीचर वो धड़ाधड़ आ रहा है वाइवा लेने के लिए, तो अपन तैयार हो सकते हैं। तैयार कैसे हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो बाकी सबको मौका मिलता है और अपना नंबर यही था, मेरा तो नंबर पहला था भाई, साला घाटा भी होता था फायदा भी होता था, जल्दी फ्री होता था ये फायदा है, और पता नहीं कम बम विस्फोट हो जाए ये नुकसान था, ठीक है। मेरा नंबर पहला था क्योंकि ए फॉर अभिषेक, ठीक है। तो आगे बात करें, इन सभी स्टूडेंट को बहुत फायदा होता है, इसको पूछ सकते हैं तेरे को क्या पूछा, ठीक है। तो ये कब होता है, जब एग्जामिनर खुद वाइवा लेने के लिए आपके पास आए। और दूसरी चीज़, एग्जामिनर मान लो ये रूम में बैठा है, आप बाहर प्रैक्टिकल कर रहे हो लैब में, ये आपकी लैब है, ठीक है, ये ऑफिस है, केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट का ऑफिस है, CH केमिस्ट्री का ऑफिस है। यहाँ पर एग्जामिनर कुर्सी पे मज़े से बैठा है और आप यहाँ पे बाहर प्रैक्टिकल कर रहे हो धड़ाधड़। अब उसका मूड बना कि अभी तो भाई वाइवा लेने का टाइम हो गया है, एक एक स्टूडेंट को बुलाया जाए। तो एक एक वहाँ पे जाएगा, वो एक एक को प्रश्न पूछेगा, या फिर कभी कभी वो सोचता है एक एक का कब लेके ख़त्म होऊंगा, 3 को भेजो भाई, ये 3 आए फिर ये 3 आए, ठीक है। तो ये 3 जब जाते हैं और जब वापस आते हैं तो इनको पूछने का टाइम मिल जाता है कि भाई तेरे को क्या पूछा, ठीक है। तो पहले वाले का नुकसान हो सकता है, लेकिन वो भी मैं बताता हूँ क्या कैसे करना है आपको। तो फर्स्ट चीज़ है एग्जामिनर आपके पास आए, दूसरा आप एग्जामिनर के पास जाए। देखते हैं आगे क्या करना है, कब कैसे करना है। पहली चीज़, जब एग्जामिनर आपके पास आए, ठीक है, तो एग्जामिनर आपके पास आएगा तो वो क्या प्रश्न पूछ सकता है मैं आपको संभावना बता रहा हूँ, और 99% चांस है कि वो यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। पहली चीज़ वो ये पूछता है आपके पास उपकरण जो पड़े हैं, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो, फटाफट कुछ ना कुछ मिश्रण वगैरह लेकर आपको पता है तो करना है, ठीक है। एग्जामिनर आपके पास जब आए तो कम से कम आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आपको प्रैक्टिकल करना आता है तो ये आप उपकरणों वगैरह को छेड़े, विलीन वगैरह डालें, मतलब कुछ ना कुछ फॉर्मेलिटीज़ करें। जब एग्जामिनर आपके पास आए, ठीक है, तो आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो और आपको विधि तो पता है ही नहीं प्रैक्टिकल की, तो आप नाटक करोगे, पकड़े जाओगे। वो पूछेगा भाई ये इसमें क्यों डाला, अब अपने को पता ही नहीं तो उसमें क्या पूछेंगे,
वो बोलेगा इसमें डालोगे तो क्या बनेगा, कैसी वाष्प निकलेगी, क्या तेरे को पता चलेगा। वो बोला है सर नहीं पता, तो तू क्यों नाटक कर रहा है। तो आप एक काम करो, जब वो आपके पास आए, अगर आपको कुछ आता है, विधि वगैरह पता है, तो आप फॉर्मेलिटी करो, प्रैक्टिकल करो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ लिखने पे ध्यान दें भाई, ठीक है। 2 कंडीशन है। पहला, पास में पड़े सभी उपकरणों का नाम पता रखें। वो आया, उसने बोला ये डंडी कैसी है, लंबी डंडी पड़ी है, यहाँ पर एक वो छेद टाइप है, नीचे से ये ऐसी प्रकार की, ये डंडी स्टैंड पर टंगी हुई है, ये डंडी क्या है। अब अपने को पता ही नहीं है ये डंडी क्या है, तो अपन क्या बताएंगे उसको, तो अपने को पता होना चाहिए, इसे ब्यूरेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूरेट। तो ध्यान रखना, ब्यूरेट, पिपेट वगैरह, कॉनिकल फ्लास्क, जैसे कि ये जो है ये कॉनिकल फ्लास्क है, ये एक परख नली है, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, ये जो है एक मान लो बीकर है, ये क्या है, एक बीकर है। कॉनिकल फ्लास्क और बीकर में इतना ही फर्क है, बीकर में एक टॉन्च टाइप बनी होती है बाहर की साइड, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क पूरा गोल टाइप होता है। तो ध्यान रखना, सभी उपकरण जो भी पास में पड़े, विस्कासिता मापी या फिर जो भी स्पेक्ट्रोमैनोमीटर, जो भी आपके पास में उपकरण पड़े, उनके नाम कम से कम पता रखें, ठीक है। जाते ही पास वाले को पूछ ले कि भाई इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कौन सा विलियन पास में पड़ा है, ठीक है। दूसरा, कॉपी में जो लिखा है वो याद रखें, विशेषकर सूत्र, विशेषकर क्या, सूत्र। जैसे कि ये सभी एग्जाम दे रहे हैं पुतले, ठीक है, ये पुतले खड़े हैं, यहाँ से आया फटाफट एग्जामिनर, पहले को पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या है, वो क्या है, तो दूसरे को तो पता चल जाएगा ना कि ये अभी अपनी बारी आने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो खड़ा है उसको तो आराम से टाइम मिल जाएगा, इतने सारों का लेगा, बाद में यहाँ पर आएगा। तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉपी में जो लिख रहा है वो कम से कम वो पढ़ ले एक बार, क्या पता उसने नकल करके ठोक लिया हो, पहले तो लिख लिया। अभी एग्जामिनर पूछेगा तो बताएगा क्या, वो फाइल से पूछेगा, ज़्यादातर चांस है जब एग्जामिनर आपके पास आएगा ना, तो आपकी जो कॉपी में लिखा है ना आपने, उसी से पूछेगा। तो कम से कम एग्जामिनर आपके पास आ रहा हो तो कॉपी में लिखी हुई चीज़ एक बार जरूर पढ़ ले कि मैंने ये लिखा है। आंकड़े तो जरूर पढ़े, आंकड़े और क्या बोलते हैं उसको, हाँ आंकड़े जरूर पढ़े। जैसे कि अनुमापन में आपके मान आया 19.2, ठीक है, आपने 19.2 फाइल में तो लिख दिया, मतलब कॉपी में लिख दिया है, एग्जामिनर आया, आपके अनुमापन का मान क्या हुआ, अंतिम पाठ्यांक, उस तरह वो ढीला नहीं करना है, उस टाइम अपने को याद होना चाहिए कि हाँ ये सर 19.2 है, अच्छा 19.2 पे हुआ, हाँ 19.2 पे। तो जब वो आए तो उसको बताने के लिए तत्पर तैयार रहना है, क्योंकि जो मैंने बताया ना, ये पुतले थोड़ो संकट में रहते हैं, ये पुतले संकट में रह सकते हैं क्योंकि इनके पास में एग्जामिनर जल्दी आए, लेकिन यहाँ पे खड़े दूर खड़े ना, उनको टाइम मिलता है। तो एक बार आप जो कॉपी में लिखा हुआ है वो कॉपी फटाफट रिवाइज कर लेंगे, यहाँ ये मैंने लिखा है, ठीक है। जैसे कि ये फाइल ले, यहाँ पर आपने लिखा है NO3 अनुपस्थित, बाद में लिखा है CO3 उपस्थित, मतलब एक लिख दिया NH4+ उपस्थित। अब वो आया आपके पास, उसने बोला आपने कौन कौन से मूलकों का परीक्षण किया, आपके मतलब प्रैक्टिकल में कौन कौन से मूलक थे लवण में, आपने कॉपी में लिख दिया और उसको नहीं बता पा रहे हो तो भी घाटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉपी में जो लिखा है वो एक बार पढ़ के बैठ जाए एग्जामिनर के आने से पहले, ठीक है। कॉपी में जो लिखा है वो लगभग उसी से पूछता है और उससे अगर आपको नहीं आता है तो उसको पता चलता है कि आपने नकल की है, ठीक है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिकल करते हुए नज़र आए यदि आपको विधि पता है। मैंने बताया ना आपको, यदि आपको प्रैक्टिकल करना आता है तो आपको प्रैक्टिकल करते रहना है। जब वो आए ना तो आपको प्रैक्टिकल करते रहना है। वो उसी से पूछेगा, आपको पूछेगा इसको गर्म क्यों किया, तो आप उसको कारण बता सकते हो कि हाँ भाई इसलिए गर्म किया, ठीक है। आप उसने बोला कि इसको इसमें मिलाएंगे तो कैसे रंग की ज्वाला बनेगी, आप बोलोगे हरे रंग की ज्वाला बनेगी, बोरेट निश्चित है। तो आपको मतलब कुछ पता होना चाहिए विधि, तो आप प्रैक्टिकल करते हुए नजर आए, वरना सिर्फ लिखने का काम करें जब आपके पास एग्जामिनर आए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जब आप एग्जामिनर के पास जाएं, कब, जब आप एग्जामिनर के पास जाए, यानी कि एग्जामिनर रूम में बैठा है, आपको एक एक दो करके अंदर बुला रहा है, तो आपको क्या करना है, पहला तो कमरे में एंट्री लेने के पहले मैं आई कम इन सर, KGF की तरह एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं आई कम इन सर, हाँ ठीक है। बाद में फाइल प्रैक्टिकल कॉपी से पूछेगा, 90% चांस है जब आप रूम में जाते हो ना तो उसको कोई उपकरण वगैरह नहीं दिखाई दे रहे होते, ठीक है। अगर वो आपके पास आता है तो उसको पूरी जो आपके पास सामान पड़े हैं, सब कुछ आपके पास पड़े सारे उपकरण दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनर के पास जाते हो ना, आप जब एग्जामिनर के पास उस रूम में जाते हो तो वो टेबल पे बैठा होता है, पहली चीज़ तो टेबल पे कुर्सी पे बैठा होता है। वो सबसे पहले आपसे आपकी फाइल मांगेगा, फाइल तो उसके पास जमा हो जाएगी, ये फाइल ले ली। दूसरी चीज़ वो आपसे ले लेगा
आपकी एग्जाम की कॉपी जो आपने उस टाइम लिखा होता है, ठीक है। तीसरी चीज वो आपको देखता है, तो पहला फाइल में क्या लिखा हुआ है, दूसरा अभी आपने क्या लिखा है। 99% चांस में वो उसी से ही पूछता है। वो कॉपी देखेगा आपकी, एक हाथ में कॉपी, एक तरफ आपकी तरफ निगाहें, वो पूछेगा अच्छा आपके कौन कौन से मुल्क प्राप्त हुए हैं। आपको अटकना है ही नहीं, आपको पढ़ के जाना है। मैंने बोला ना, जैसे आपका नंबर है आपको पता चले, आप पहले ही देख के जाओ, हाँ भाई ये मुल्क अपने उपस्थित है, ये मैंने कॉपी में लिखे हैं। उसने बोला कौन से मुल्क है सर, अमोनियम क्लोराइड और सल्फेट मुल्क मेरे कॉपी में लिखे हुए हैं, यही मेरे लवण में थे, ठीक है। तो दूसरी चीज़ वो आपको फाइल से भी पूछ सकता है कि आपने ये इतने सारे प्रैक्टिकल किए हैं, सारे लिखे हैं, कुछ किए, वो मतलब कुछ भी पूछ सकता है। आगे अपन देखेंगे कैसे प्रश्न पूछेगा। तो दो चीज़ें, पहला मैं कम इन सर बोल के अंदर जाएं, दूसरा फाइल और प्रैक्टिकल कॉपी से ज़्यादा पूछने के संभावना रहती है। दूसरा वहाँ जाने से पहले कॉपी में जो लिखा है एक बार पढ़ ले। मैंने बताया था आपको, वहाँ एग्जामिनर के पास जाए या एग्जामिनर आपके पास आए, दोनों कंडीशन में जो आपने एग्जाम की कॉपी यानी कि प्रैक्टिकल फाइल जो आपको दी जाती है, प्रैक्टिकल एग्जाम की कॉपी जो आपको दी जाती है, वो एक बार जो आपने उसमें लिखा है वो पढ़ ले, ठीक है। विशेषकर सूत्र और आंकड़े, ज़्यादातर चांस में वो सूत्र पूछता है। जैसे कि आपने फिनोल का परीक्षण किया, आपने बोला फिनोल निश्चित है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों के परीक्षण में आपने बोला फिनोल निश्चित है। अभी वो आपके पास आया, आपको बोला, आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया, उसमें आपने किसकी पहचान की, तो आपको पता होना चाहिए फिनोल की। बाद में वो पूछेगा फिनोल की संरचना बनाओ, तो ये हमने बना दी। फिनोल की संरचना, बेंजीन पर OH है तो फिनोल, बेंजीन पर NH2 है तो एनिलीन, और यदि बेंजीन पे COO है तो क्या हो, COOH, तो उसे बोलते हैं बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से अपने को, यदि CHO है तो बेंजेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से अपने को कुछ नाम वगैरह पता होने चाहिए। जो आपकी कॉपी में हो वो आपको सूत्र और आंकड़े लगभग पता होने चाहिए गणना में, ठीक है। सूत्र तो पता होने ही चाहिए। जितने भी फाइल में या फिर एग्जाम की कॉपी में आपने सूत्र, अभिक्रियाएं, आंकड़े लिखे हैं वो याद रखें जब आप एग्जामिनर के पास जाएं या एग्जामिनर आपके पास आए, ठीक है। अभी अपन देखते हैं इम्पोर्टेंट या वाइवा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर एग्जामिनर एक दो स्टूडेंट छोड़ के एक दो स्टूडेंट को पूछता है, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो सूत्र की सबसे पहले ध्यान रखना आपको, प्रैक्टिकल फाइल में और आपने जो कॉपी में लिखे हैं सूत्र रट के जाएं। जैसे कि आप वहाँ पे गया, पूछा आपको FAS मोहर लवण क्या है, इसका सूत्र बताओ, ठीक है। तो आपको सीधा जवाब देना है फेरस अमोनियम सल्फेट को मोहर लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहर लवण, फेरस अमोनियम सल्फेट। अब इसमें फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्साहाइड्रेट यानी कि FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट और ये 6 हाइड्रेट यानी कि हेक्साहाइड्रेट। फेरस अमोनियम सल्फेट हेक्साहाइड्रेट इसे पढ़ते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। जैसे आपको पूछ लिया BSc फाइनल यदि आप कर रहे हो तो आपको पूछेगा फिटकरी का सूत्र बताओ, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम जो फॉर्मूले हैं, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वो पूछता है और मेरे को तो आप मानोगे नहीं, फिनोल्फथैलीन की संरचना पूछ ली थी। किसकी संरचना, फिनोल्फथैलीन की संरचना पूछ ली थी 12th के प्रैक्टिकल में। मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतनी मुश्किल से संरचना बनाई थी वो, मुझे आज भी याद है। इतनी मुश्किल से मैंने कोई संरचना मतलब याद नहीं थी, बनाऊँ कैसे, इतनी मतलब डिफिकल्टीज आई थी उस समय, ठीक है। तो ये सीधा इस प्रकार से डबल कुछ संरचना थी, मतलब बहुत डिफिकल्ट संरचना थी, वो भी मैंने उसको बनाकर बताई थी, तब जाके वो राजी हुआ, ठीक है। नंबर दिए उसने मेरे को 28, 29, 30 में से। अगला लवण क्या होता है, आप लवण का परीक्षण कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए लवण कैसे बनता है और क्या होता है। तो लवण जब अम्ल और सार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। वो पूछ ले लवण क्या है, तो अम्ल तथा सार की अभिक्रिया द्वारा लवण का निर्माण होता है। जैसे HCl और NaOH मिलकर NaCl बनाते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक भी चीज को फालतू न समझे। दूसरी चीज अम्लीय मूलक क्या होता है, तो बोल देना लवण में उपस्थित ऋणायन जो होते हैं उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं, तथा लवण में उपस्थित या विलयन में उपस्थित धनायन जो होते हैं उन्हें सारीय मूलक या बाष्मीय मूलक भी कहते हैं। सारीय मूलक धनायन होते हैं, अम्लीय मूलक ऋणायन होते हैं। नेक्स्ट अभी अपन कहते हैं सीधी अनुमापन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एक पर्सन 101% वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। सभी को
अनुमापन किसे कहते हैं? अनुमापन दोस्तों वह प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है, ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से, मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या है, ज्ञात है, तो ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। मतलब अपने पास दो विलयन है, एक ए एक बी, इसकी सांद्रता ज्ञात है तो ये ज्ञात सांद्रता वाला विलयन, बी की सांद्रता ज्ञात नहीं है तो ये अज्ञात सांद्रता वाला विलयन। अब ए की सहायता से बी की सांद्रता ज्ञात करेंगे तो उसे कहते हैं अनुमापन, यानी कि ज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सहायता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता ज्ञात करना। ठीक है, इसे कहते हैं अनुमापन। अब अनुमापन में सांद्रता खुद क्या होती है भूले भटके लोग काफी आते हैं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में, उनको सांद्रता के बारे में जानकारी नहीं है, आप में से भी 90% को नहीं होगी। ठीक है, तो सांद्रता का मतलब होता है विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा। विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। ठीक है, तो विलय की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। और ये एग्जाम में यही पूछेंगे वाइवा में, और कोई बाहर से नहीं पूछेगा वो। ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये अनुमापन दो प्रकार का होता है। ठीक है, अनुमापन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एकल अनुमापन, एक होता है द्विक अनुमापन। 11th में ज्यादातर एकल अनुमापन है, 12th में द्विक अनुमापन है, और बीएससी में तो दोनों ही हो सकता है। ठीक है, तो अज्ञात विलयन और ज्ञात विलयन जब आपस में डायरेक्ट अभिक्रिया कर लेते हैं तो एकल अनुमापन होता है। ठीक है, यानी कि अज्ञात विलयन है अपने पास, एक ज्ञात विलयन है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो अपन डायरेक्ट एकल अनुमापन द्वारा ही क्या कर सकते हैं, अनुमापन कर सकते हैं, उसकी सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं अज्ञात वाले की। लेकिन जब द्वि अनुमापन कैसे होता है? जब दोस्तों क्या होता है, जब दोस्तों बात करें, यदि एक मान लो ये ज्ञात विलयन ए है, एक अज्ञात विलयन बी है, और ये आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये वही चीज़ है जैसे कि दोस्तों ये आप स्टूडेंट हो, ये आपका टीचर है। अब आपको सिफारिश लगानी है, क्या करनी है, सिफारिश लगानी है, यानी कि अभिक्रिया करनी है सर के साथ। लेकिन आप सर से डायरेक्ट नहीं कह सकते, आप सर से डायरेक्ट नहीं कह सकते सर मेरे को नंबर दे देना, सर के कौन है तू भाई, कौन है रे। ठीक है, लेकिन अगर आप वही आपके चाचा एसपी है, आपके चाचा सर के पहचान वाला टीचर है कोई, तो अगर आप टीचर को बोलोगे कि सर ये थोड़ा काम कराओ ना, अपन नंबर चाहिए यार थोड़ा सा, सर थोड़ी हेल्प करो, तो वो क्या करेंगे, इन सर को बोलेंगे, तब वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये वही चीज है। अभी ये बी की सांद्रता इधर अज्ञात है, ए की सांद्रता ज्ञात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट या अभिक्रिया नहीं कर सकते, तब तीसरे सी की जरूरत पड़ती है। किसकी? सी की। तो वो सी क्या करता है, पहले ए से अभिक्रिया करेगा, यानी कि ए अपनी बात सी को बताएगा, तो सबसे पहले ए से अभिक्रिया करेगा सी, तो जिसके द्वारा सी की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी, यानी कि एक अन्य माध्यमिक विलयन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इनके बीच में, तो माध्यमिक विलयन बोलेंगे सी को। ठीक है, तो माध्यमिक विलयन लिया हमने सी, उसकी सांद्रता ए की सहायता से पहले ज्ञात कर ली, बाद में इस सी की अभिक्रिया जो है वो बी से हो जाएगी। मैंने बताया ना, आपके चाचा पड़ोसी वगैरह जो भी है आपके रिश्तेदार, अगर वो अच्छे मतलब किसी पोस्ट पर लगे हुए हैं, टीचर से पहचान है, तो वो आराम से टीचर से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये सी है, सी बी से आराम से इंटरकनेक्ट हो सकता है। ठीक है, वापस बता देता हूँ आपको साफ, ये ए, ये बी, ये सी। सबसे पहले ए बी के साथ, ए सी के साथ रिएक्ट करेगा, सी की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। ए की तो पहले ही ज्ञात थी, सी की अभी ज्ञात हो गई, फिर ये सी जब बी के साथ अभिक्रिया करेगा तो बी की सांद्रता ज्ञात हो जाएगी। इसे कहते हैं द्विक अनुमापन। मतलब इसमें एक माध्यमिक विलयन काम आता है, क्योंकि जब अज्ञात विलयन और ज्ञात विलयन आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं तो एक तीसरा विलयन काम में लेना पड़ता है, जिसे माध्यमिक विलयन कहते हैं। सबसे पहले माध्यमिक विलयन का ज्ञात विलयन के साथ अनुमापन करते हैं, जिससे माध्यमिक विलयन की सांद्रता प्राप्त होती है। बाद में माध्यमिक विलयन का अज्ञात विलयन के साथ अनुमापन करते हैं, जिससे अज्ञात विलयन की सांद्रता ज्ञात हो जाती है। तो ये था द्विक अनुमापन। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी पूछ लेते हैं सूचक क्या है, तो यही तो मेरे को पूछा गया था। फिनोल्फ्थेलिन, फिनोल्फ्थेलिन क्या है, सूचक है, उसकी संरचना भी मैंने उसको बना के बताई थी। हालांकि ये कभी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये जरूर पूछ सकता है कि आपने किस सूचक का इस्तेमाल किया है, मेथिल ऑरेंज का किया या फिनोल्फ्थेलिन का किया, जच जाए तो पूछ ले। सूचक क्या होता है, वह विलयन जो कि रंग परिवर्तन करता है और अंतिम बिंदु की पहचान कराता है या जानकारी देता है, उसे क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अंतिम बिंदु क्या होता है। अनुमापन में ये अक्सर पूछा जाता है, अंतिम बिंदु क्या होता है। तो दोस्तों वह बिंदु जिस पर ब्यूरेट का पाठ्यांक जो है, वह बिंदु या ब्यूरेट का पाठ्यांक
वह बिंदु या ब्यूरेट का पाठ्यांक जिस पर सूचक क्या होता है, रंग परिवर्तन करता है और अभिक्रिया के पूर्ण होने का पता चलता है, तो वही बिंदु जो होता है ब्यूरेट का, उसे कहते हैं अंतिम बिंदु। आप सभी को पता है ये ऐसी ब्यूरेट होती है, इस पर अलग अलग मतलब मान लिखे होते हैं, पैमाना मान लिखा होता है। तो जिस बिंदु पर, जैसे कि ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु ले लेते हैं अपन, यहाँ पर क्या है, अभिक्रिया पूर्ण हो गई, कोनिकल फ्लास्क में कलर चेंज हो गया, तो अपन इस बिंदु को क्या बोलेंगे, जहां पर द्रव रुक गया, ये अंतिम बिंदु है। ठीक है, तो अंतिम बिंदु या फिर इसे अंत्य बिंदु भी कहते हैं, जहां पर अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है और सूचक अपना रंग परिवर्तित कर देता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट है। ठीक है, ये वाइवा में 99 क्या 100% 101% गारंटी है, हर 2-3 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट को यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। क्योंकि एक चीज़ तो ये है कि 12th के कोर्स में विलियन पार्ट है। क्या पार्ट है? विलियन पार्ट है। और यदि बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो इनमें भी दोस्तों विलियन पूरा पार्ट है। ठीक है, तो प्रश्न विलियन से जरूर पूछे जाते हैं, मोरलता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली चीज अपन देखते हैं विलियन क्या होता है। विलियन दोस्तों, विलय और विलायक जब समांगी मिश्रण में मिलते हैं तो उसे कहते हैं विलियन, यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब समांगी का मतलब होता है दोस्तों, उनमें से कोई एक अलग नहीं दिखना चाहिए। जैसे कि आप रेत में पानी मिलाते हो या पानी में रेत डालते हो, तो दोस्तों रेत साफ साफ अलग दिख रही है तो वो विलियन नहीं है। लेकिन वहीं आप पानी में नमक डालते हो तो नमक पूरा घुल जाता है, हाँ पूरा घुल जाए ना, उसी को कहते हैं समांगी मिश्रण। तो भाई पूरा घुल गया, समांगी मिश्रण बनना चाहिए। तो विलय और विलायक मिलकर समांगी मिश्रण बनाए तो उसे विलियन कहते हैं। और विलियन में 2 चीजें होती है, एक विलय एक विलायक। जो चीज ज्यादा है उसे विलायक कहते हैं, जो चीज कम है उसे विलय कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये चीज नहीं अवयव है, सॉरी मैं यूं ही बोलता हूं तो ध्यान रखना थोड़ा। तो विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, तथा जिस अवयव की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है सांद्रता। सांद्रता दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया, विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा। विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। अभी मैंने ऐसे थोड़ी बोला है विलायक घुला, नहीं, विलायक घुलेगा ही नहीं, क्योंकि विलायक क्या है, ज्यादा है, विलय हमेशा कम होता है, अतः घुलेगा कौन? विलय घुलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो दोस्तों। 1% इनमें से जरूर पूछा जाता है, 99 क्या 100% लगभग पूछा ही जाता है। बाकी एग्जामिनर पे डिपेंड है। हमारे तो कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी है जो पूछ ला, जिसने पूछ लिया सीधा अपने को महादेव जी के पर्यायवाची बता। अब वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड है, पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन वो अगर ऐसे कुछ फालतू सवाल पूछता है वो नंबर दे के जाता है, क्योंकि उसका मूड होता है कि भाई नंबर देना है, क्यों स्टूडेंट का मतलब भला नहीं करें, थोड़ा अपने भी फायदा उठा लें। ठीक है, नेक्स्ट है मोललता। फर्स्ट अपन बात करते हैं, इन तीनों में से एक पूछी जाएगी, लिख के ले लो, इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोललता ये सभी क्या है? सांद्रता की प्रकार है। सांद्रता की क्या है? प्रकार। अब मैंने बताया था कि विलय की निश्चित मात्रा जो कि विलायक में घुली हुई है, यानी कि विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय की मात्रा सांद्रता कहलाती है। अब यहाँ पर विलायक की मात्रा किस में लेते हैं उसके आधार पर सांद्रता चेंज होती है। जैसे कि विलायक की मात्रा हमने केजी में ली है या फिर लीटर में लिए। यदि केजी में लेते हैं तो उसे कहते हैं मोललता, यदि लीटर में लेते हैं तो मोलरता, नॉर्मलता बन जाती है। ठीक है, तो ये सभी क्या सांद्रता के प्रकार है। पहला प्रकार है दोस्तों मोललता। मोललता, आप एक चीज गौर करो, इसमें पूरे अक्षर में कहीं पे भी र नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? र नहीं आ रहा है, भले कैसा भी र हो, ऐसा वैसा जैसा भी, र नहीं आ रहा है। तो जब र नहीं आए तो वहां पर लेना है केजी। ठीक है, एक चीज ये देख लो, पहले इसमें देख लीजिए आप, र आ गया तो अपने को लीटर लेना है, क्योंकि लीटर में भी क्या आ रहा है? र, लीटर, लीटर, र आते ही र, तो ये मोलरता में भी र है। ये फायदा होगा, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, अगला नॉर्मलता में नो र, ये क्या है? र। तो जहां जहां र दिखे वहां पर लीटर लेना है। क्या लेना है? लीटर। और र नहीं हो तो केजी ले लो। तो ये पहली चीज है, मोललता की परिभाषा बोलनी है आपको। आप गए, आपको पूछा मोललता की परिभाषा, 1 सेकेंड रुक जाओ, शांत दिमाग से सोच लो, क्योंकि वहां पे लीटर बोलते ही काम पूरा खराब है। आपको सीधा बोलना है कि मोललता में र नहीं है, तो आपको बोलना है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। ये पूरी लाइन सेम है दोस्तों, ये पूरी लाइन सेम है। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, आगे वाला चेंज करना है बस। ठीक है, तो बस ये चीजें, मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, क्योंकि 1000 ग्राम मिलकर क्या बनाएगा? 1000 ग्राम मिलेंगे तो 1 किलोग्राम ही तो बनेगा। ये आप कहने पे डिपेंड है।
कभी कभी विलेन में मोलों की संख्या भी पूछ सकते हैं, सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको ऐसे ही बोलना है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। दूसरी चीज मोलरता, र दिखा तो 1 लीटर लिखा, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या 1 लीटर विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। जबकि नॉर्मलता क्या होती है, तो 1 लीटर, कम से कम इस र से ये तो पता चला कि लीटर लिखना है, ठीक है। 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या या ग्राम तुल्यांक भारों की संख्या जो होती है उसे नॉर्मलता कहते हैं। तीनों वापस बोलता हूँ। पहली चीज मोललता, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। मोलरता, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तथा नॉर्मलता, 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है, ठीक है। तो तुल्यांकी भार कभी पूछ ले कैसे ज्ञात करता है, तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, दिए गए पदार्थ का अणु भार बट्टा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग देकर तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। ये सूत्र भी आपको पूछ सकते हैं। तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, तो पदार्थ के अणु भार में उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या का भाग देकर अणु भार यानी कि तुल्यांकी भार ज्ञात किया जाता है। हाँ, ये काफी लोग पूछते हैं कि भाई बीकर को बीकर क्यों कहते हैं क्या बीकर को बीकर क्यों कहते हैं। ये कोई पर्सन इसमें तंत्र नहीं है, बाकी पूछे भले पूछे, ये कोई पर्सन थोड़ी है, ठीक है। तो बीकर को बीकर इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई बीकर जो है वो एक बेलनाकार कंटेनर होता है। ये बीकर है, ये एक बेलनाकार कंटेनर है और इसके क्या होता है, पानी को या फिर द्रव को निकालने के लिए टोंच टाइप या चूंच बनी होती है। क्या होती है, चोंच या चूंच या टोंच, जो आप सुनो, जिसे कहते हैं बीक। क्या कहते हैं, ये जो चोंच होती है इसे बीक कहते हैं और इसी कारण इस बीक को क्या बोलते हैं, मतलब इस पूरी संरचना को या बेलन को क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, बीकर जो होता है वो एक बेलनाकार कंटेनर होता है जिसमें क्या होता है, पूरा किनारा, जिसमें पूरा किनारा गोल नहीं होता है। अब आप एक सामान्य कॉनिकल फ्लास्क वगैरह लेते हो तो उसका पूरा किनारा गोल होता है, लेकिन यदि कुछ इस प्रकार सा टोंच टाइप हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बीकर कहते हैं। ध्यान रखना, बीकर एक बेलनाकार कंटेनर होता है जिसमें पूरा किनारा गोल न होकर एक छोटी चोंच या स्पोर्ट या बीक बनी होती है। क्या होती है, बीक बनी है, किसके लिए, द्रव को आसानी से बाहर निकालने के लिए, इसी कारण इसे बीकर कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कारण बता दिया। हाँ, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई वीडियो को स्किप मत करना, ये छोड़ दिया तो समझ लो कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये पूछा जाता है, गुणात्मक विश्लेषण के भी तो प्रश्न पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है वो अनुमापन से ही पूछेगा, वो तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मूलक क्या होता है, वे समूह या आयन जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं मूलक कहलाते हैं। मतलब मूलक कुछ नहीं है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले आयन या समूह, ठीक है। अब आयन या समूह आप सभी को पता है 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। अभी इंपॉर्टेंट चीज यही है, निम्न में से कौन सा अम्लीय है या निम्न में से कौन सा क्षारीय है। आपको उसने बोला क्लोराइड कैसा मूलक है, अम्लीय है या क्षारीय। अब आप वहाँ पे क्षारीय बोल देते हो तो वो समझ जाता है आप कितने टैलेंटेड हो, ठीक है। ध्यान रखना, अम्लीय मूलक वो होता है जिसके ऊपर ऋणायन होता है यानी कि माइनस होता है, ठीक है। और क्षारीय मूलक वो होता है जिसके ऊपर प्लस होता है, ठीक है। उसने बोला क्लोराइड, अपने को पता कैसे चलेगा माइनस है, तो आइड, क्या बोला, आइड, जिसके पीछे आइड या 8 आए, आइड या 8 आए, वो हमेशा ही क्या होगा, ऋणायनिक मूलक होगा। कैसा होगा, ऋणायनिक यानी कि अम्लीय मूलक होगा। नाम से पता चल जाएगा भाई, जैसे बोला फॉस्फेट आया ना 8, क्लोरेट, ठीक है, सल्फेट, पीछे 8 आया, आइड आया, सीधा क्या बोलेंगे, अम्लीय मूलक है, ये तो भाई अम्लीय मूलक है, ठीक है। वो आपको ऐसे थोड़ी बोलेगा Cl- कैसा मूलक है, आप बोलोगे अम्लीय मूलक, क्योंकि इसके ऊपर माइनस लगा हुआ है ना जी, ऐसे नहीं बोलेगा वो सीधा बोलेगा। अच्छा, आप बताइए फॉस्फेट कैसा मूलक है, तो फॉस्फेट कैसा है, 8 लगा पीछे, मतलब ऋणायनिक है यानी कि अम्लीय मूलक है। वो बोला जैसे कि नाइट्राइट कैसा मूलक है, पीछे आइट आया, क्या आया, आइट, सीधा आप बोल सकते हो उसको ऋणायनिक, मतलब नाइट्राइट, फॉस्फेट, नाइट्रेट, ये सभी क्या है भाई, ये अम्लीय मूलक है, क्योंकि इसके पीछे आइड और आइड आता है, ठीक है, आइड 8 आता है, ये सभी क्या है, ऋणायनिक मूलक यानी कि अम्लीय मूलक है। नेक्स्ट है क्षारीय मूलक, इनके पीछे या तो दोस्तों ईएम आता है, क्या आता है, ईएम, या फिर कुछ नहीं आता, ठीक है, या तो ईएम या कुछ नहीं, या फिर एक आता है, एक आता है अस, ये 3 ध्यान रख लो बस। उसमें तो क्या था, आइड और 8, ठीक है। जैसे नाइट्राइट, क्लोराइड, ब्रोमाइड,
साइनाइड, ये जैसे कि क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट, ठीक है, सल्फाइड, सल्फाइट, तो वो तो हो जाएगा ऋणायनिक यानी कि अम्लीय मूलक। जबकि किसी के पीछे इयम, इक या अस लिखा हुआ मिले मतलब वो क्या है, धनायनिक है और क्षारीय मूलक है। इयम, इक और अस, जैसे मैं बताऊं ये जो है Ag+, इसे आप कह सकते हो अर्जेंटस, क्या बोल सकते हो, अर्जेंटस। ये क्या है, Pb2+, प्लम्बस, प्लम बस, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ये सब आपको काम कब आएंगे, जब आपको एग्जामिनर पूछेगा प्लम्बस कैसा मूलक है, प्लम्बस आपको नाम से पता करना है। तो आप सोचोगे पीछे क्या आया, अस, प्लम्बस, तो आप सीधा बोलोगे सर ये तो एक धनायनिक मूलक है यानी कि क्षारीय मूलक है। सर ने बोला कैसे पता किया, क्योंकि सर इसके पीछे अनुलग्न के रूप में अस आ रहा है और अस जो है वो एक धनायनिक मूलकों का अनुलग्न होता है। ओ सर बोलेंगे हाँ ये तो होशियार लड़का। नेक्स्ट है ये एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन है, क्या है, एल्यूमिनियम आयन। तो ये साफ पता चल जाता है, ईएम आगे ना पीछे, एल्यूमिनियम ईएम आयन है, ठीक है। अभी मैं आपको डिवीजन बता देता हूँ कि किस प्रकार से बांटा गया है। तो अम्लीय मूलक ये रहे सारे के सारे, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी खोपड़ी में फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो अम्लीय मूलक जो है उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक दुर्बल अम्लीय मूलक, एक प्रबल अम्लीय मूलक, एक सामान्य अम्लीय मूलक। तो पहले लाइन बाइज इनका परीक्षण होता है, सबसे पहले दुर्बल का परीक्षण, फिर प्रबल का परीक्षण, फिर सामान्य का परीक्षण। तो दुर्बल का परीक्षण वो होता है दोस्तों जब आपको जो लवण दिया गया है वह डाइल्यूट H2SO4 यानी कि तनु H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो जो मूलक होते हैं वे दुर्बल अम्लीय मूलक होते हैं, जो क्या कर लेते हैं, तनु H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। डाइल्यूट H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल तनु, उसके साथ यदि अभिक्रिया कर ले तो वो होंगे दुर्बल अम्लीय मूलक। यदि इसके साथ अभिक्रिया नहीं करे तो वो हो जाएंगे प्रबल अम्लीय मूलक या प्रबल अम्लीय समूह। तो प्रबल अम्लीय समूह में कौन कौन से आते हैं, तो वो होते हैं जो कि तनु H2SO4 के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन सांद्र के साथ कर लेते हैं। ये किसके साथ करेंगे, प्रबल वाले सांद्र H2SO4 यानी कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, वो होते हैं प्रबल। और एक आता है सामान्य, वो इन दोनों से पूरे अलग हैं, उनके लिए अलग ही टेस्ट होते हैं। ध्यान रखना सामान्य अम्लीय मूलक 2 ही है, एक है सल्फेट एक है फॉस्फेट। क्या है, सल्फेट और फॉस्फेट जो है वो सामान्य अम्लीय मूलक है। जबकि ये अपन देख लेते हैं दुर्बल अम्लीय समूह क्या होता है, तो वो है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट और एसीटेट। ये क्या है, कार्बोनेट CO3₂-, सल्फाइड H2-, सल्फाइड SO3₂-, नाइट्राइड NO2-, एसीटेट CH3COO-। ये जो है ये सभी के सभी क्या है, दुर्बल अम्लीय समूह है। अगर एग्जाम में यदि स्कूल वगैरह में ऐसे कोई पढ़ा देना तो आराम से याद होता है, लेकिन ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है जहाँ तक मेरे को जानकारी है। नेक्स्ट है प्रबल अम्लीय समूह। प्रबल अम्लीय समूह वह होंगे जो कि तनु के साथ अभिक्रिया करेंगे नहीं, H2SO4 सांद्र H2SO4 लेंगे तो अभिक्रिया करेगा, ठीक है। तो वो हो जाएंगे दोस्तों क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो एक आपके दिमाग में सेट हो रहा है, 17वें वर्ग के तत्व सभी क्या है, प्रबल अम्लीय समूह है। कैसे, प्रबल अम्लीय समूह है, ठीक है। ध्यान रखना क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड हो गए। एक लेना है नाइट्रेट, क्या लेना है, नाइट्रेट, एक ऑक्जेलेट। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्जेलेट ये सभी क्या है, प्रबल है। ये तो वैसे भी याद है, सामान्य में 2 ही है, सल्फेट और फॉस्फेट, ठीक है। तो एक बार वापस देख लेते हैं, दुर्बल अम्लीय समूह वे समूह होते हैं जो कि तनु H2SO4 के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। इसमें आता है कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्राइट, एसीटेट, ठीक है। जबकि प्रबल अम्लीय समूह वे होते हैं जो तनु H2SO4 के साथ तो अभिक्रिया नहीं करते हैं लेकिन सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्जेलेट, ठीक है। और सामान्य अम्लीय समूह पूछे तो सल्फेट और फॉस्फेट। अब इनकी अभिक्रिया कैसे होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ये नहीं पूछेंगे मतलब नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर भी आप देख लो, अगर किसी को ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी लेनी है तो उसके काम आ सकता है। सल्फेट की रिएक्शन होती है दोस्तों, ये सल्फेट की रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है कि लवण या फिर उसका सोडा निष्कर्ष लिया जाता है, उसमें डाइल्यूट H2HCl मिलाया जाता है और बेरियम क्लोराइड मिलाया जाता है, और यदि श्वेत अवक्षेप आता है तो सल्फेट उपस्थित, नहीं तो अनुपस्थित। फॉस्फेट की दोस्तों ये होती है, लवण लिया जाता है, उसमें कंसंट्रेट HNO3 मिलाया जाता है यानी कि सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल तथा अमोनियम मोलिब्डेट मिलाया जाता है।
और उसका फॉस्फेट का परीक्षण होता है। ये फर्जी, ये ध्यान रखना, इसमें काम की चीज़ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपको इनका लगभग ये मैं कहता हूँ आप कॉपी में ले लीजिएगा, PDF में आपको अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो क्षारीय मूलक है ना दोस्तों, इनमें क्या है आपको वर्ग पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको सीधा वहाँ पे आप गए, उन्होंने बोला Pb2+ जो है ये कौन से वर्ग का है मूलक, ठीक है। आप वहाँ पे गए, आपको बोला Fe3+ कौन से वर्ग में आता है, तो आपको पता ही नहीं है वर्ग होता क्या है, तो आप वहाँ पे सीधे पकड़े जाओगे कि हाँ भाई वो समझ आएगा इसने पढ़ा कुछ नहीं है, ना कभी किसी ने पढ़ाया है, ठीक है। पढ़ाते तो वैसे भी नहीं है, पढ़ना खुद पड़ता है थोड़ा थोड़ा कभी कभी। तो क्षारीय मूलक क्या होता है दोस्तों, इनको 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है शून्य वर्ग, दूसरा वर्ग है प्रथम वर्ग, तो ऐसे 6 तक चलेंगे, 0 से लेकर 6, यानी कि टोटल 7 वर्गों में या 7 समूहों में बांटा गया है, ठीक है। अलग अलग खासियत के आधार पर, अलग अलग परीक्षण के आधार पर। अपन परीक्षण तो मैं आपको अभी बता नहीं सकता क्योंकि टाइम कम है, 1 घंटे में क्या होगा, लेकिन मैं आपको वर्गों में कौन कौन से आते हैं वो बता देता हूँ। तो शून्य समूह या शून्य वर्ग में एक ही आता है अमोनियम। आप वहाँ पे गए एग्जाम में वाइवा देने के लिए, सर ने पूछा बेटा आप बताओ अमोनियम जो है वो कौन से वर्ग का मूलक है या कौन से वर्ग में आता है, तो आपको सीधा बोलना है सर अमोनियम शून्य वर्ग में आता है, ठीक है। इसका परीक्षण कैसे करते हैं सर, लवण में NaOH मिलाकर इसका परीक्षण किया जाता है। अगर आप इस प्रकार से वाइवा देते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है। कम से कम ये याद कर लेना, वर्ग तो याद हो तो अच्छी बात है, बाकी आपको फाइल तो पढ़नी है, ठीक है। कम से कम कॉपी भर देना, इतना ध्यान रखना, कॉपी खाली नहीं छोड़नी बस, ठीक है। अगला है प्रथम वर्ग। प्रथम में आता है दोस्तों प्लम्बस, अर्जेंटस और मर्क्यूरस। ये मैं अस क्यों बोला, मैंने आपको पहले बताया था, अस, ईयम और इक जो है ये किस में आते हैं, सारी मूलकों के पीछे लगते हैं, यानी कि धनात्मक मूलकों में। तो प्लम्बस, अर्जेंटस और Hg2+ को कहते हैं मर्क्यूरस। अभी आपको बताऊंगा अस और इक में फर्क क्या है, वो आपको अभी बहुत जल्द समझ में आ जाएगा, और ये कोई नहीं समझाता है, ठीक है। तो Pb2+, Ag+ और क्या कह सकते हैं मरकरी प्लस, ठीक है, या इनका ऐसे भी कह सकते हैं लेड धनायन, सिल्वर धनायन और मरकरी धनायन, ठीक है। ये सभी क्या है प्रथम वर्ग के हैं। अमोनियम किस में आता है, शून्य वर्ग में आता है। लेड, सिल्वर और मरकरी किस में आते हैं, प्रथम वर्ग में आते हैं। द्वितीय वर्ग जो है उसको 2 भागों में बांटा गया है, सेकंड A और सेकंड B। ये अलग अलग विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है, लेकिन अपने को वो तो अभी नहीं पढ़ेंगे, फिलहाल में नाम देख लेते हैं। Hg2+ और ये भी देखो, आप सोचोगे ये और ये तो भाई सेम ही दिख रहा है यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, ना जी ये अलग है। यहाँ पर Hg2+ है, यानी कि एक Hg पर यदि बात करें तो 1+ आवेश ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर एक Hg पर 2+ आवेश है, क्योंकि यहाँ पर 2 Hg पर 2+ है तो एक Hg पर तो 1+ होगा, यहाँ पर एक Hg पर 2+ है, ठीक है, ध्यान रखना। तो Hg2+ जो है ये दोस्तों प्रथम वर्ग में आता है, यानी कि यदि आपको ऐसे भी पूछ ले Hg+ कौन से वर्ग में आता है, तो दोस्तों ये प्रथम वर्ग में, जबकि Hg2+ द्वितीय यानी कि सेकंड A में आता है। बाद में Pb2+ इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्मथ 3+, Bi यानी बिस्मथ 3+, कॉपर 2+, Cu2+ यानी कि क्यूप्रिक कहते हैं, क्या बोलते हैं क्यूप्रिक। तो कॉपर 2+ और कैडमियम 2+, कैडमियम, कॉपर, बिस्मथ, लेड और Hg। नेक्स्ट है सेकंड बी। सेकंड बी में आता है दोस्तों एक तो आर्सेनिक 3+, एक है एंटीमनी 2+, एक है टिन 2+ और टिन 4+। ये सभी किस में आता है, सेकंड बी में आते हैं। नेक्स्ट है तृतीय वर्ग। तृतीय वर्ग में दोस्तों एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन, तीनों के 3+ आयन जो हैं वो तृतीय वर्ग में आते हैं, तृतीय वर्ग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्थ वर्ग। चतुर्थ वर्ग में दोस्तों जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, सारे सारे क्या है 2+ वाले और सारे सारे चतुर्थ वर्ग में आते हैं, ध्यान रखना, यानी कि फोर्थ वर्ग में, फोर्थ ग्रुप में। नेक्स्ट है पंचम वर्ग। पंचम वर्ग में आता है दोस्तों बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सारे सारे किसमें बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। बे मग का सरबारा, अगर आपको ग्रुप का नाम भी याद हो तो भी आप बता सकते हो, ये बे मग का सर बा, ये सभी एक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। वो आता है ना क्या है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। ये बे मग मांगे कार
स्कूटर, ये बाप। तो ये आप गौर करते हो तो बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम तीनों एक ही वर्ग के तत्व है और तीनों पंचम समूह में आते हैं। किसमें? पंचम समूह में बेरियम 2+, स्ट्रोंशियम 2+ और कैल्शियम 2+। ठीक है। नेक्स्ट है षष्ठम समूह में आता है मैग्नीशियम 2+। क्या? मैग्नीशियम 2+ किस में आता है? षष्ठम समूह में आता है। तो इम्पोर्टेंट पूछने लायक तो यही है दोस्तों, जो आसानी से आपको पता चल जाए। ज़्यादातर पूछेगा तो शून्य समूह का और षष्ठम समूह का, क्योंकि दोनों में एक ही है। तो शून्य समूह में अमोनियम और षष्ठम समूह में दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम समूह में कौन कौन सा है? लेड, सिल्वर और मरकरी। ठीक है, लेड, सिल्वर, मरकरी। Pb2+, Ag+ और Hg2+। जबकि द्वितीय ए में, सेकंड ए में एक बार वापस बोल देता हूँ, Hg2+, Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, यानी कि कैडमियम। ठीक है। जबकि सेकंड बी में है AS3+, Sb2+, Sn2+, Sn4+। तृतीय वर्ग की यदि बात करें तो थर्ड ग्रुप में दोस्तों एल्यूमिनियम 3+, क्रोमियम 3+ और Fe3+। तो तृतीय वर्ग में तो आपको ध्यान रखना है 3+ वाले ही है। तृतीय वर्ग में ओनली फॉर 3+ वाले हैं, जो कि एक ही लाइन के सारे एल्यूमिनियम, क्रोमियम और आयरन। एल्यूमिनियम, क्रोमियम, आयरन तीनों के तीनों 3 वर्ग के हैं और तीनों पे +3 चार्ज है। जबकि चतुर्थ वर्ग में सब पे 2+ चार्ज है। ठीक है, और एक ही लाइन के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट 2+ आयन चतुर्थ वर्ग में आते हैं। जिंक, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। जबकि पंचम समूह में वो आते हैं बेमक्का 12 वाले, यानी कि बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी वाले। कौन कौन से हैं? ये दोस्तों बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम। और 6 वर्ग में ओनली फॉर Mg2+ आता है, यानी कि मैग्नीशियम 2+। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मेरे को पूछा गया था बीएससी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल में। ठीक है, क्या पूछा गया? Pb2+ और Pb4+ में कोई अंतर है? सभी ना, ये सभी को पूछा गया। मेरे को भी पूछा और मेरे बाद में काफ़ी 5-6 लड़कों को ये पूछा था Pb2+ और Pb4+ में क्या फ़र्क है, आप बताओ। तो मैंने उसको एकदम बढ़िया तरीके से बताया कि भाई यदि आवेश कम है तो अपने को अस लगाना है, और यदि आवेश उसके पीछे ज़्यादा है, यानी कि धनावेश जो ऊपर चार्ज लगा है, ये Pb2+ है, एक Pb4+ है। तो मैंने बोला सर जी Pb2+ को प्लम बस कहते हैं, जबकि Pb4+ को प्लम भी कहते हैं। अच्छा, उसने बोला ऐसा होता है क्या? हाँ सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। ऐसा तब होता है जब अपन धनावेश का नामकरण पढ़ते हैं, धनावेशों का। तो दोस्तों Pb2+ जो है इसके पीछे अस लगेगा, क्योंकि एक ही धनायन। ये कब लगता है? जब एक ही धातु के 2 अलग अलग धनायन बनने संभव हो, 2 ही, सिर्फ 2 बने तो। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करते हो Mn, मैग्नीज के दोस्तों +2 से लेकर +7 तक बन जाएंगे, +3, +2। ठीक है, तो +2 से लेकर +7 तक बन जाएंगे। तो आप उसमें नहीं बता सकते कौन से को इक बोलोगे, कौन से को अस बोलोगे, ये नहीं बन पाएगा। जब 2 धनायन बने और दोनों में एक उच्च सांद्रता, मतलब एक में उच्च धनावेश हो, एक में निम्न धनावेश हो। जैसे Pb में मैंने बताया 2+ और Pb4+, तो ये उच्च धनायन है, ये निम्न धनायन है। तो जिसका आवेश ज्यादा है उसके पीछे इक, जिसका आवेश कम है उसके पीछे अस। जैसे Cu की बनता है, Cu1+ बनता है, एक Cu2+ बनता है, तो ये Q+ है, जबकि ये Q' है। ठीक है, ये लिखा है Cu+ को Q+ कहते हैं, जबकि Cu2+ को Q' कहते हैं। यही प्रश्न मेरे को पूछा गया था। Pb2+ को प्लम बस, जबकि Pb4+ को प्लम बिग कहते हैं। ठीक है, एक और यहाँ पे आया था अभी, मैं वो भी बता देता हूँ। सेकंड बी में लिखा गया है दोस्तों Sn2+ और Sn4+। तो किसी को Pb का पूछेगा, किसी को Cu का पूछेगा, किसी को Sn का पूछेगा, वो सीधा पूछेगा Sn2+ और Sn4+ का नाम बताओ, या फिर इनमें क्या अलग है। यदि खाली Sn बोले तो अपने को बताना है टिन है, क्या है? टिन। यदि खाली Pb पूछे तो अपने को बताना है लेड है या प्लम बम है, क्या? प्लम बम है। जबकि Pb2+ है तो प्लम बस है, Pb4+ है तो प्लम बिक है। उसी प्रकार ये क्या है? स्टेन नस है, ये स्टेन निक है। ये क्या है? कम आवेश वाला स्टेन नस, ज़्यादा आवेश वाला स्टेन निक, और खाली पूछे तो टिन। ओके, तो ये था आज का अपना वीडियो। आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कम से कम अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।